Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Miss Sana, and here I am with the lecture number 4 of chapter 2 chemical combination. This must be the this probably be the last topic, suitable topic of this chapter, which is chemical reaction or chemical change. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल केमिकल चेंजेस जो है वो तमाम चेंजेस या वो तमाम रिएक्शन जिनके अंदर एक नई प्रोडक्ट की जनरेशन हो, या वो तमाम चेंजेस या रिएक्शन जिसके अंदर आपके जो कंपाउंड है उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाए, यानी कि उसका जो फीचर है, उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, या उसके जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो वो जो चेंज होता है या वो रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। अच्छा, बेसिकली केमिकल चेंज के अंदर आपके पास एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो आप फर्दर इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन है। आयरन की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हियर आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की, लोहे की हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपने हाउस होल्ड्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वैसे भी हम देखते हैं तो लोहे की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे आसपास मौजूद हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हमने देखा है कि लोहे की चीज़ों को जो है वो जंग लग जाता है। हमने सुना भी है, बल्कि देखा भी है कि लोहे की चीज़ों को जो है वो जंग लग जाता है। जंग बेसिकली हम कहते हैं रस्ट को। ठीक है। अच्छा, when iron rust it reacts with oxygen of air and pressure of moisture to form red brown iron oxide। क्या होता है कि आपके पास जो इनिशियली लोहा या आयरन जो होता है वो किस कलर का होता है, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश बिल्कुल होता है। लेकिन जब उसको रस्ट लग जाता है तो हमने देखा है कि आयरन के ऊपर जंग की वजह से जो है वो रेड ब्रिक कलर आ रहा था, या ऑरेंज कलर का या रेड कलर हमें उस प्रोडक्ट पर, उस चीज़ पर नज़र आ रहा था जिस पर जंग लग गया होता है। तो होता क्या है कि आयरन जो है वो आपके इन्वायरमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ह्यूमिडिटी है उनके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और वो आयरन ऑक्साइड जो है वो ऑरेंज या रेड कलर का होता है, जिसको हम कहते हैं जंग या रस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन जो है, आयरन ने जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया, आयरन ऑक्साइड, जिसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि आयरन के निस्बत जो है थोड़ा सा वीक होता है, और आपका जो प्रोडक्ट जो आयरन का बना हुआ है जब उस पर रस्ट लग जाता है तो वो इतना ज़्यादा जो है यानी कि वो मिलिएबल हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना आयरन स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। तो वो एक तो चेंज हो गया, दूसरा कलर भी चेंज हो गया, तो इस तरह अगर कॉम्पोजिशन चेंज हो गई बिल्कुल नए कंपाउंड के बनने से, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस की 5 डिफरेंट टाइप है, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन, एडिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और कम्बशन रिएक्शन है। हम लाइन वाइज इन सबको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ना नंबर वन हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का बेसिकली मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ देने का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। यहाँ पर डेफिनेशन भी यही है कि रिएक्शन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म अ सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डिकम्पोजिशन, यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड केमिकल सब्सटेंस है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स है, यानी कि एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं, और उन एक से ज़्यादा एटम्स ने कंबाइन होकर आपके पास एक कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस बनाया है, जो कि इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है थ्रू एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन के अंदर जब आप उसको तोड़ते हैं या उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो अपने से सिंपलर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रिएक्शन हमारे पास कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले में हमारे पास कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइनली दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड। यहाँ रिएक्शन में आपके पास जो एस अगर है तो ये आपकी स्टेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा होता है। ब्रैकेट में जब आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ एस होता है तो ये आपके कंपाउंड की नेचर को शो करता है और उसकी मेटर को शो करता है, इधर इधर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अगर एस है तो वो सॉलिड होता है, एल लिखा हुआ होता है तो आपका जो कंपाउंड है वो लिक्विड फॉर्म है, और अगर जी लिखा हुआ है तो आपका कंपाउंड जो है वो गैसियस स्टेट में मौजूद है। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को ट्राइपोड स्टेन पर
फ्लेम प्रोवाइड कर देंगे रखकर, तो वो क्या हो जाएगा, वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में आपके जिस बीकर में कैल्शियम कार्बोनेट था उसी बीकर में रह जाएगा, और इसके अलावा वो ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस फॉर्म में होती है तो या तो आप उसको ट्रैप कर लें किसी तरीके से, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो बाहर निकल जाती है आपके बीकर से। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका ब्रेक हो गया या डिकम्पोजिशन हो गई उसकी, और वो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स या दो केमिकल कंपाउंड जो है वो कंबाइन होकर ऐड होकर एक थर्ड हमारे पास कंपाउंड बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी, तभी वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहलाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, यही होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड लास्ट हमने जो पढ़ा था डिकम्पोजिशन, इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को की ब्रेक डाउन हुई थी और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड सेपरेटली लें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके साथ इमर्ज करें और इन दोनों का रिएक्शन करवाएं तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। और इस फॉर्मेट में हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर दो केमिकल कंपाउंड कंबाइन होकर एक तीसरे केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास है सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक कंपाउंड है, उस एक कंपाउंड के अंदर से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की डिस्प्लेसमेंट होती है या रिप्लेस हो जाता है वो दूसरे एटम से, तो हमारे पास ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर यहाँ पर एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम की जो है वो डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट होगी। जैसे अब आप एग्जांपल में देखें कि जिंक जो है रिप्लेस हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव जिंक क्लोराइड। हमारे पास दो दो केमिकल प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, एक तो हमारे पास जिंक है और दूसरा हमारे पास है HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिंक जो है वो क्या करेगा, HCl के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वहाँ पर खुद आकर जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो एस्केप आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक ने HCl के एक हाइड्रोजन को यानी कि इस एक एटम को रिप्लेस किया और डिस्प्लेस किया और जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरह का रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर दो कंपाउंड्स यानी कि दो एटम्स की या दो ग्रुप ऑफ एटम्स की डिस्प्लेसमेंट हो और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें अपने एटम्स, तो वहाँ पर हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि आप इसकी एग्जांपल देखिए कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, AgNO3 विच इज सिल्वर नाइट्रेट। इनके रिएक्शन के अगेंस्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो बना है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट विच इज NaNO3। तो हुआ क्या है, यहाँ पर देखें NaCl था और AgNO3 था, तो Na सोडियम और NO3 जो है उन्होंने आपस में रिएक्शन कर लिया और Cl जो NaCl का था और AgNO3 का जो Ag था उन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया। यानी कि दो ग्रुप ऑफ एटम्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। NaCl में Cl ने को रिप्लेस कर दिया NO3 ने, और AgNO3 में NO3 को रिप्लेस कर दिया किसने, NaCl के Cl ने। तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो गई, AgCl सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई और NaNO3 विच इज सोडियम नाइट्रेट इसकी फॉर्मेशन हो गई। तो जब भी दो ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं जब उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज़ होती है कि ज़्यादातर आयनिक रेडिकल्स जो होते हैं यानी कि जो आयंस होते हैं, यहाँ पर मैंने आयंस वैसे शो नहीं किए हैं क्योंकि इस लेवल तक अभी आपको आयंस जो है वो लेटर हम लेक्चर्स में एक्सप्लेन में करूँगी, लेकिन यहाँ तक आप ये समझ लें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर जो है वो आयनिक रेडिकल्स की एक्सचेंज ज़्यादा पाया जाता है, या आपको ज़्यादा नोटिस आप करेंगे। जैसे NaCl के अंदर सोडियम के ऊपर जो आयन होता है वो होता है +1, जबकि Cl के ऊपर जो आयन होता है वो होता है -1। इसी तरीके से अगर आप AgNO3 की बात करेंगे तो Ag के ऊपर +3 चार्ज होता है, आयन होता है, और NO3 के ऊपर -3 होता है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स होते हैं, यानी कि आयन जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अलोंग विद द एटम्स। तो इस तरह के रिएक्शन को अब हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
अच्छा, लास्ट हमारे पास है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? कंबशन जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वहाँ पर होगी कंबशन, और कंबशन से आपकी मुराद हीट भी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो हम चूल्हा जलाते हैं या स्टोव हम जला रहे होते हैं, तो उसके अंदर से हमारे पास जो सुई गैस की गैस आ रही होती है वो मीथेन गैस होती है। लेकिन वो मीथेन गैस आग में कैसे कन्वर्ट होती है, या फायर में या फ्लेम में कैसे कन्वर्ट होती है? जब वो ऑक्सीजन के साथ, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ही हमारे पास फायर की फॉर्मेशन होती है, और वो रिएक्शन भी आपके पास क्या होता है? आपके पास कंबशन रिएक्शन होता है। बल्कि उसी की एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास जो स्टॉक होता है, स्टॉक में जो सुई गैस की आपके पास गैस आ रही होती है वो आती होती है आपके पास मीथेन गैस। अगर आप यही स्टॉक की सुई गैस वाली ये जो मीथेन गैस है, अगर आप इसको किसी वैक्यूम में रखें, यानी कि वैक्यूम एक ऐसे एरिया को हम कहते हैं जहाँ पर हमने ऑक्सीजन को वैक्यूम आउट कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और अब उस एरिया में कोई भी गैस नहीं है। यानी कि अगर किसी हम ऐसे रूम में स्टोव की या चूल्हे की फ्लेम ऑन करने की कोशिश करें जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कभी भी चूल्हा आपका नहीं जलेगा, आपकी फ्लेम जो है वो कभी भी नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा आपको कंबशन रिएक्शन के लिए, यानी कि फ्लेम के प्रोडक्शन के लिए या हीट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। लाइक यहाँ पर एग्जांपल वही है कि स्टोव की मीथेन गैस में आपके एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करती हैं तो आपके पास एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, वाटर की बहुत कम अमाउंट में फॉर्मेशन होती है, और इसके अलावा डेल्टा एच, जो एच के साथ आपके पास साइन बनी हुई है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। और बेसिकली ये हीट के लिए केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जहाँ हीट इस्तेमाल होती है ना किसी भी रिएक्शन में, तो वहाँ हम हीट की शॉर्ट फॉर्म जो है वो डेल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? हीट की फॉर्मेशन हो रही है, और क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है और बर्निंग हो रही है, तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कंबशन। कंबशन रिएक्शन से आपके जहन में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है? हीट की या बर्निंग हो रही है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? कंबशन रिएक्शन कह रहे हैं। इसी तरीके से इसकी एक और एग्जांपल आप ये ले लें कि आप पेपर अगर आप बर्न करते हैं, तो अगर आप पेपर को भी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बर्न करेंगे जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो वो पेपर कभी भी बर्न नहीं करेगा। आप पेपर को खुली फिजा में जहाँ ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है वहाँ बर्न करेंगे तो ही वो पेपर जल जाएगा। ठीक है, तो बर्निंग के लिए आपको ऑक्सीजन की ही नीड होती है, और जहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है हम उसे क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। वी विल मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर सून इंशाल्लाह, and this chapter, the theoretical part of this chapter has ended. We'll see what we will do for the numerical section. Hope to see you again. Allah Hafiz.